नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चार। बच्चों, इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों के अलावा भी एक बहुत ही रोचक, हालांकि साहित्य के अंदर ही वो विवरण आएगा, लेकिन क्योंकि वो हमारा देशी साहित्य नहीं है, बाहर से आए हुए लोगों ने भारत के बारे में जो विवरण किया है, तो वो विदेशी यात्रियों के विवरण, इसके बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त वार्ता करेंगे। प्राचीन समय में कई विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए। इनके भारत यात्रा के प्रयोजन अलग अलग थे। कई लोग व्यापारी के रूप में आए, कई भारतीय के राज दरबारों में दूत के रूप में आए, कहीं सिर्फ तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए आए थे। अपने भारत के प्रवास के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया, खास करके वे चीज़ जो उन्हें अपने देश में नहीं दिखाई देती थी और भारत में उनको दिखाई दी, उन अनुभवों को उन्होंने लिखा और उनके देश में आने वाली पीढ़ियों ने इन अनुभवों की रूपी पुस्तकों को संजो करके रखा। आज जब इन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास की कई अनसुलझी गुत्थियों को खोलने में न सिर्फ हमें मदद मिली, बल्कि हम एक तिथिक्रम भी बिठा सके और साथ ही साथ प्राचीन समय से ही पूरे भारत का व्यापारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, विदेशों से जो आदान प्रदान था, उसके ये ग्रंथ जो हैं बड़े ही जीवंत साक्ष्य के रूप में इतिहास में हमारे काम में आते हैं। अब सबसे पहला जो लिखित संपर्क हमारे देश का था वो पारसी, यूनानी, रोमन, इन लेखकों ने समय समय पर कुछ दरबार में, जैसे कि मेगास्थनीज आया या कई यात्री के रूप में भी आए, तो उनके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हेरोडोटस, जिनको कि हम इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में बताया है कि भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस ने भारत के जिन प्रांतों को अपने कब्जे में किया था, उन प्रांतों के बारे में वो जानकारी हमें प्रदान करता है। इसी के साथ साथ टेसियस, ईरान का एक राज्यवैद्य था, उसने ईरानी अधिकारी जो थे, जो भारत आया करते थे, उनसे जानकारी प्राप्त की थी, उसने उसका विवरण लिखा है। हालांकि टेसियस का विवरण और हेरोडोटस का विवरण अगर आप पढ़ो तो उनमें कपोल कल्पनाएं बहुत ज़्यादा है, अफवाहों पर, दंतकथाओं पर, अनुश्रुतियों पर आधारित इन्होंने लिखा है। लेकिन कम से कम हम ये तो सोच ही सकते हैं इनको देख करके कि उस समय यूनान के लोग भारतीयों के बारे में क्या सोचा करते थे। उसके बाद में सिकंदर के साथ 3 हिस्टोरियन भारत आए थे, निआर्कस, अनेसिक्रिट्स और एरिस्टोबुलस। इनके विवरण थोड़े विश्वसनीय हैं। इन लेखकों का उद्देश्य था अपनी रचनाओं के द्वारा देशवासियों को भारत के विवरण को बताना, तो ये विवरण यथार्थ थे। यूनानी जितने भी लेखक हैं, इन तीनों लेखकों के नाम मैं वापस दोहरा रही हूँ, अनेसिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस और निआर्कस। इन जो यूनानी लेखक हैं, इसके बाद वे भी जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम से संबोधित किया करते थे। तो काफ़ी समय तक तो ये उलझन ही रही कि ये सेंड्रोकोट्स कौन है, जिसकी महानता के बारे में, जिसके बड़े राज्य के बारे में यूनानी लेखक बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। बाद में विंसेंट स्मिथ ने जो है इनकी पहचान चंद्रगुप्त से की और तब हमको जो है डेट वाली कड़ी भी मिल गई। सिकंदर के आक्रमण के जो ब्यौरे हैं वो यहाँ से मिलना शुरू हो गए कि भाई चंद्रगुप्त के राज्यारोहण से कुछ ही समय पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद राजदूत के रूप में भी समय समय पर कई लोग आए। उन्हीं में से एक राजदूत जिसकी की पुस्तक बड़ी ही प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो हम उसकी चर्चा कर देते हैं। मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबार के रूप में आया था। काफ़ी समय वो भारत रहा। उसने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में, प्रशासन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। हालांकि जो मूल पुस्तक है वो उपलब्ध हमारे पास आज की तारीख में नहीं है, लेकिन
मेगास्थनीज के बाद के कई लेखक थे, एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन। इन्होंने अपनी पुस्तकों में मेगास्थनीज की इंडिका से जो स्रोत लिए हैं, जो उदाहरण लिए हैं, वो हमें मिलते हैं। तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में हमें भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ स्रोत हमें मिलते हैं। उसके बाद अगली पुस्तक अपनी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये एक अनाम नाविक द्वारा लिखी गई है। इसमें भारत और यूरोप के साथ जो व्यापार हुआ करता था उस पर प्रकाश डाला गया है। अगली पुस्तक है टॉलमी की ज्योग्राफी। टॉलमी की ज्योग्राफी में, जिसको आप हिंदी में भूगोल कह सकते हो, तत्कालीन जितना विश्व ज्ञात था उसके भूगोल का वर्णन है। इसी के बहाने भारत की भौगोलिक स्थिति, यूनान, रोमन साम्राज्य के साथ उसके संपर्क, इन सब की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। उसके बाद में अगली पुस्तक है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। ये पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई है। अभी जो पहले पुस्तक आई थी वो तीनों पुस्तकें यूनानी में थी। अब की ये जो पुस्तक है वो लैटिन भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ जो विदेशी व्यापार है उसका उपयोगी विवरण दिया गया है। ये 1म शताब्दी ईसा पूर्व का है। विदेशी व्यापार के साथ साथ इसने भारत के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में भी लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि एक अनाम नाविक द्वारा लिखी गई है, भारत और इटली के व्यापार का ब्यौरा देती है। 80 ईस्वी के लगभग ये हिंद महासागर की यात्रा पर यात्री आया था। उसने भारत के बंदरगाहों का वर्णन किया है और भारत से जो यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था उन व्यापारिक वस्तुओं का बड़ा ही रोचक वर्णन दिया है। अभी तक तो हमने देखा ये जो व्यापारी के रूप में आ रहे हैं, नाविक के रूप में आ रहे हैं, दूत के रूप में आ रहे हैं, वो भारत का ब्यौरा लिख रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन भारत में आज भी विश्व में शांति का संदेश देने वाला बौद्ध धर्म विकसित हुआ और ये बौद्ध धर्म भारत से श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया, चीन, जापान में फैला। चीन में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध ग्रंथों के जो मूल थे ग्रंथ, उनका अध्ययन करने के लिए, साथ ही साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए कई सारे यात्री भारत आए। इनमें से कुछ ने अपने ब्यौरे बड़े ही रोचक छोड़ के रखे हैं, जो उनके समय में भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में विवरण देते हैं। इनमें जो सबसे पहला चीनी यात्री प्रसिद्ध है वो है फाहियान। फाहियान गुप्त नरेश, जो सबसे शक्तिशाली माना जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश यानी यूपी बिहार के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। जनता को सुखी और समृद्ध बताता है। अपने पूरे विवरण में वो कहीं भी उस समय भारत में मध्य देश में कौन सा शासक था उसके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं करता है, लेकिन यहाँ की जनता मांसाहार नहीं खाती थी, लहसुन प्याज नहीं खाती थी। उनके साथ साथ उसने चांडालों की जो विषम स्थिति है, किस प्रकार से उनको नगर में प्रवेश करने से पहले ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर सूचना देनी पड़ती थी, उनको देखने मात्र से माना जाता था पवित्र हो जाते हैं, इसका भी बड़ा ही मार्मिक विवरण फाहियान ने दिया है। उसके बाद अपना अगला यात्री है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग उत्तर भारत के अंतिम महान सम्राट हर्ष के समय भारत आया था। 16 वर्षों तक उसने भारत में निवास किया। यहाँ रहकर अलग अलग तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की, पूरे देश की यात्रा करने का उसने प्रयास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। जब वो वापस गया तो उसने अपने भ्रमण का वृत्तांत जो है सीयू के नाम से लिखा। इसमें 138 देशों का विवरण है। इससे हर्ष के समय में भारत के समाज, धर्म और राजनीति और सबसे बड़ी बात नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा देने के लिए विख्यात था, दुनिया भर से जहाँ छात्र पढ़ने आते थे, उसका उसने बहुत ही रोचक ब्यौरा दिया है। इसके अलावा ह्वेनसांग के मित्र ह्वी ने बाद में ह्वेनसांग की जीवनी लिखी, जो हर्षकालीन भारत की दशा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है।
अगला जो चीनी यात्री है जो महत्वपूर्ण है वो था इत्सिंग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया। उसके विवरण में उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत की दशा का वर्णन किया है। ये सारे चीनी यात्री थे। इसके अलावा मातवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में कुछ सूचना मिली है। चाउजू कुआ जो एक चीनी यात्री था, उसने चोल शासकों का वर्णन किया है। अब चीनी यात्री के बाद एक नया धर्म 7वीं सदी में उदित हुआ विश्व में, इस्लाम धर्म। अरब में होता हुआ ये लगभग पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलता चला गया। तो अरब का ही एक यात्री था अल बरूनी, जो कि पूर्व मध्यकाल या अपने जब एंशियंट प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसके सबसे लास्ट में 973 में इसका ख्वारिज़्म में जन्म हुआ। महमूद गजनवी की सेना ने जब ख्वारिज़्म पर हमला किया तो इसे भी बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में इसकी योग्यता से गजनवी प्रभावित हुआ और उसने ज्योतिषी नियुक्त कर दिया। ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए वो भारत आया और उसने भारत के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी शिक्षा प्राप्त की, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। वैसे उसका जो दृष्टिकोण था भारतीय संस्कृति के प्रति, उसमें उसकी गहरी दिलचस्पी थी। विशेष रूप से गीता से बहुत प्रभावित हुआ है। भारत का दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान संबंधी ज्ञान की प्रशंसा करता है। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में यहाँ के निवासियों की दशा का बहुत अच्छा उसने वर्णन किया है। तत्कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत अच्छी उसने प्रकाश डाला है। बताता है कि ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, बौद्ध धर्म खत्म होने के कगार पर था। वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख करता है। ब्राह्मण को समाज में कैसा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था उसके बारे में लिखता है। इसके अलावा और भी कई सारे लेखक थे, अल बिलादुरी, सुलेमान अल मसूदी, इनके भी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त लेखकों के अलावा तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ हैं कंग्यूर और तंग्यूर, ये भारत के इतिहास की कुछ बातें हमें देते हैं। बच्चों, जब हम विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ते हैं तो ये तो हम मान के चलते हैं कि कई यात्रियों ने सुनी सुनाई कपोल कल्पना की जो बाज़ार में प्रचलित कथाएं थी वो योगियों उतार दी। तो इसलिए हमें आलोचना करते समय उनकी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते समय। हालांकि ये भी है कि ये जब यात्री भारत से गए तब उनको कोई लालच नहीं था, किसी शासक का भय नहीं था, तो उन्होंने उन्मुक्त भाव से भारतीय समाज की, भारतीय राजाओं की, नरेशों की वर्णन किया है। तो उसमें कहीं भी उनको प्रशंसा और निंदा करी है तो वो किसी बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना भय के उन्होंने करी है। जहाँ भारतीय ग्रंथ शांत हो जाते हैं, जैसे कि हमें सिकंदर के आक्रमण की जानकारी किसी भी भारतीय साहित्यिक स्रोत से नहीं मिलती, तो ऐसी जानकारियाँ हमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से मिल जाती है। ये थे भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने में स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण। आज का लेक्चर इतना कहकर ही मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और रुचिकर भी लगा होगा। जय हिंद।